हमसफर भाग 2। प्रिया रविरंजन से दूर क्यों चली गई, लेखिका सुशीला द्विवेदी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ढेर सारी नई नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आगे की कहानी। मौसम में बदलाव आया। बसंत विदाई पर था। टेसू के फूलों से प्रकृति सिंदूरी हो गई थी। मैं जब भी रविरंजन को याद करती दिल में अंगारे दहक जाते। रवि कह के गए थे कि जब भी मेरी जरूरत हो कहना, मैं चला आऊंगा, पर आए नहीं थे। गर्म हवा के थपेड़े तन को झुलसाने लगे थे। मैंने लंबी छुट्टी पर जाने का मन बना लिया। फोन से माँ को सूचित भी कर दिया। बहुत दिनों बाद माँ के पास पहुंची तो मुझे लगा जैसे मेरा बचपन लौट आया है। अक्सर माँ की गोद में सिर रख कर लेटी रहती। माँ भी दुलार से कहती कि बस तेरी एक नहीं सुनूंगी, कई घर भर देख रखे हैं, अब भी चेत जा, अपना कहने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं और कितने दिन की हूँ। उत्तर में मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि माँ, मेरी जिंदगी में दखल मत दो, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अभी वर्तमान में जी रही हूँ, कल की कल देखी जाएगी। और हाँ माँ, मेरे कुछ कलीग मसूरी जा रही हैं छुट्टियां मनाने। उनके साथ मैंने भी जाने का प्रोग्राम बना लिया है। बस 2 दिन के बाद ही जाना है। मसूरी में मैंने एक कॉटेज बुक करा लिया था। दरअसल मैं अपना मन शांत करने के लिए एकांत में कुछ दिन बिताना चाहती थी। माँ से मैंने झूठ ही कह दिया था कि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जा रही हैं। सच तो यह था कि रवि द्वारा दी गई चोट ने मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाई थी। एकांत शायद मुझे राहत दे, यह सोचा था मैंने, इसलिए अकेले मसूरी चली आई थी। मसूरी में सैलानियों की टोलियां थीं और मैं बिल्कुल अकेली अलग थलग घूमती। एक दिन अचानक 14-15 साल की किशोरी मेरे सामने आ खड़ी हुई, नमस्ते की और बोली, आप शायद अकेली हैं, हमारी कंपनी लेना चाहेंगी? मैं और मेरे पापा हैं, हमें खुशी होगी आपके साथ। वे आ रहे हैं मेरे पापा। फिर हमारा परिचय हुआ और लगभग रोज हमारे प्रोग्राम साथ बनने लगे। हम अपने अपने कॉटेज से चलकर नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंच जाते। पर एक दिन मेरा मन निकलने को नहीं किया क्योंकि मेरा माथा तप रहा था। मैं अचेतनावस्था में सोती रही। शाम गहरा गई थी। ज्वर का जोर कम हुआ तब मैंने आंखें खोली। देखा कि राजीव और उनकी बेटी दोनों मेरे पास बैठे हैं। लड़की मेरे सिरहने बैठी मेरा सिर दबा रही थी। यह अचानक आपको क्या हो गया मिस प्रिया? हम तो चिंतित हो उठे थे। अब आप कैसी हैं? मेरे पास दवा थी, मैं ले आया हूँ। नीलू बेटा, चाय बनाओ और आंटी को दवा दो, राजीव बोले। मैंने बच्ची की ओर देखा। मासूम सा चिंतित चेहरा मेरे ज्वर ने दोनों को उदास कर दिया था। मैं द्रवित हो उठी। मैं सोचने लगी, कितना अंतर है रवि और राजीव में। एक बरसाती नदी सा चंचल, दूसरा सागर सा शांत। मैंने सोच पर लगाम लगाई। मैं इस अकेलेपन से डरने क्यों लगी हूँ? मैं सदा यही सोचा करती कि रवि के अलावा मेरे जीवन में अब किसी पुरुष की जगह नहीं। पर राजीव, जाग जाग कर दवा देना, कभी दूध गर्म करना, कभी पानी उबालना, ये नहीं होते तो इस अनजान जगह में बीमारी के बीच कौन होता मेरे पास? मैं बहला रही थी अपने आप को, भाग रही थी खुद से दूर। शायद सोच में डूब गई थी कि राजीव ने टोका, क्या सोच रही है प्रिया जी आपके विषय में? आप नहीं जानते आपने मुझे क्या दिया है। अकेलेपन और अंतर्द्वंद के भयावह दौर से गुजर रही हूं मैं। देखिए प्रिया जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके ठीक हो जाने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। मेरी बच्ची नीलू को आपने ममता भरा जो प्यार दिया है वह उसे इससे पहले नहीं मिला। वह चाह रही है कि आप सदा उसके साथ रहें। जब उसने अपनी माँ को खोया तब बच्ची थी मात्र 2 साल की। बाकी मेरे विषय में आप जान चुकी हैं और मैं आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ राजीव जी, पर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इत्तेफाक से हम दोनों का कार्यस्थल दिल्ली है। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। छुट्टियाँ पूरी होने पर मैं माँ के पास न लौटकर सीधे दिल्ली पहुंची। घर इतने दिनों से बंद था, खोला तो लगा कि एक अनजानी रिक्तता हर तरफ पसरी थी। ऑफिस पहुंची तो वहां सन्नाटे भरी गहमा गहमी थी। ज्ञात हुआ कि मिस सुजाता की तबीयत अचानक खराब हो गई।
उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सुजाता मेरे साथ ही काम करती थी। मैं स्वयं अपने आप से उबर नहीं पा रही थी, फिर भी सुजाता को देखने अस्पताल पहुंची। उसके आसपास अपना कहने वाला कोई नहीं था। माँ बाप की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली थी। उसकी मानसिकता मेरे जैसी ही थी। अपने अहम, अपनी स्वतंत्रता की चाह में उसने विवाह नहीं किया था। दिल की बातों को वह किसी से शेयर नहीं कर पाती थी और आज उसका परिणाम उसके सामने था। लोग कह रहे थे कि इसी कारण वह डिप्रेशन और मानसिक बीमारी की शिकार हो गई। शायद मेरी माँ इसी कारण मेरी चिंता करती रहती है। यह सोचकर मैं ऐसी दुखद और त्रासद स्थिति के लिए भयभीत हो उठी। आगे का पूरा सप्ताह मैंने ऊहापोह की स्थिति में गुजारा। मैं दो राहें पर खड़ी थी। कोई फैसला लेना कठिन हो रहा था। जीवन की नौका अथाह जल में घूमती अपनी दिशा खो बैठी थी। किनारा उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। कभी कभी लगता कि माँ का कहना मान लूं, पर क्या माँ राजीव जैसे व्यक्ति से शादी करने की आज्ञा देंगी, जिसकी एक बेटी है और जो विधुर है। काफी सोच विचार के उपरांत मैंने राजीव को फोन लगाया, क्योंकि उनका और उनकी बेटी का प्रस्ताव ही मुझे उचित लगा। मैंने फोन पर बस इतना ही कहा, इस अकेलेपन में मुझे आपकी जरूरत है। शाम झुकाई थी। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो ठंडी हवा के झोंके के साथ देखा कि राजीव की कार मेरे घर के नीचे आ लगी थी और वे अपनी बेटी के साथ मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे थे। मैं खुशी से झूम उठी। मुझे लगा कि यही सच है, यही सृष्टि का नियम है। माँ को बताना ही होगा, उन्हें मनाना ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।